ठीक है बेटा, आज हम लोग सीबीएसई सैंपल पेपर का सेक्शन डी करने जा रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है, हम लोग सेक्शन डी तक पहुंच गए। और सेक्शन डी क्या है बेटा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। तो ये जो सेक्शन डी है वो डिसाइड करेगा कि हम 95 प्लस की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ठीक है, तो जाएंगे, जरूर जाएंगे हम लोग, जो है 95 प्लस लेके आएंगे। ठीक है, बस ये है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो सेक्शन डी जो है बहुत प्यार से, बहुत कंसंट्रेट होकर के हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसमें कंडीशंस अप्लाई करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही बारीकी से। वहां जो है ब्रेन है, ब्रेन को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जब हम कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं, आपको पूरा का पूरा कंसंट्रेट करना है क्वेश्चंस को पढ़ने में, उसमें कंडीशंस अप्लाई करने में और इक्वेशन को बनाने में। ठीक है, कहता है कि टू फिल अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल को फिल करने में 2 पाइप्स आर यूज्ड, 2 पाइप्स का सहारा लिया गया, 2 टेप का सहारा लिया गया। कहता है कि इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, कैसे है पाइप, एक का डाया ज्यादा है और एक का डाया कम है, यूज फॉर 4 आर। ठीक है, लार्जर डाया को 4 आर के लिए यूज किया गया, एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डाया, जिसका डाया कम था, उसको 9 आर यूज किया गया। ठीक है, मतलब 4 घंटे के लिए उस पाइप को खोला गया जिसका डाया क्या था, मतलब लार्जर था। 4 आर के लिए किसका यूज किया गया, लार्जर डायमीटर वाले पाइप का, और स्मॉलर डाया वाले पाइप का 9 आर यूज किया गया। कितने आर? 9 आर। ठीक है, दोनों पाइप्स का सहारा लेने के बाद 4 घंटे इसमें भरा। ठीक है, किसमें, लार्जर डायमीटर वाले पाइप में, और 9 घंटे कम स्मॉलर डाया वाले पाइप में पानी भरा। तो कुल कितना पानी आ गया? हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड, पूरा टैंक नहीं भर पाया, हाफ हो पाया। फाइंड हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप, अलग अलग पाइपों का यूज किया जाए टू फिल द पूल द सेपरेटली। ठीक है, अलग अलग इनसे भराया जाए तो इसको भरने में कितना टाइम लगेगा। इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आर मोर। ठीक है, यहां ध्यान देना बेटा, स्मॉलर डाया का रिलेशन किससे दिया है? लार्जर पाइप से, कि लार्जर डाया जो इतना टाइम लेता है उससे 10 घंटे ये ज्यादा लेता है। ठीक है, अब एज्यूम करने का, लेट करने का, यहीं से क्लू निकल के आ रहा है बेटा, कि स्मॉलर डाया का रिलेशन किससे दिया? लार्जर डाया वाले पाइप से। किससे दिया बेटा? लार्जर से। तो हम लार्जर को एज्यूम कर लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम स्मॉलर का निकाल लेंगे। ठीक है, और निकालना क्या है बेटा? फाइंड हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल। तो क्या लिखें, क्या लिखना है हम लोगों को? आंसर 32। ठीक है, लिखें लेट फॉर कंप्लीट filling of swimming pool larger diameter pipe takes कितना होता है? एक्स आर मान लें, एक्स आर। हमने ये मान लिया कि लार्जर डाया वाला पाइप जो है कितना टाइम ले रहा है? एक्स आर। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयरफॉर क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो स्मॉलर है वो 10 आर ज्यादा ले रहा है। देयरफॉर स्मॉलर डाया पाइप x प्लस 10 आर। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक, हम लोग बेसिक पे जाते हैं।
क्या कि जैसे मान लीजिए कोई काम हम बेटा 2 डेज में कंप्लीट करते हैं। कितने डे में? 2 डे में। कोई वर्क पूरा वर्क 2 डे में कंप्लीट हो रहा है, तो 1 डे में कितना हो जाएगा बेटा? 1/2। ये बेसिक है इसका। कोई काम जैसे मान लीजिए हम 4 डे में कंप्लीट करते हैं। कितने डे में? 4 डे में। तो 1 डे में हम 1/4 है, 4th पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो 4 डे में पूरा वर्क होता है, 4 डे में 1 वर्क होता है, 4 डे में 1 वर्क होता है, 4 डे में बेटा 1 वर्क होता है। तो 1 डे में 1 × 1/4 1/4 वर्क होगा। कहने का मतलब हमारे संसार बेटा, तो जो ये बड़ा वाला पाइप है, लार्जर पाइप, वो XR ले रहा है स्विमिंग पूल को भरने में। कितना टाइम इसको चाहिए? XR। कितना चाहिए बेटा? XR। तो 1 आवर में कितना भर देगा? ये 1/x। समझने की कोशिश करना बेटा। जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कोई काम हम 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 2 दिन में। तो 1 डे में कितना होगा? 1/2। ऐसे ये XR लग रहा है इसको। कितना लग रहा है? XR। तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1/x पार्ट ऑफ स्विमिंग पूल। ठीक है, तो क्या लिखते हैं बेटा? इट इज क्लियर बाय एवर। लिखते हैं इट इज क्लियर by above that in 1 hour, in 1 hour larger pipe can fill, ध्यान देना बेटा, can fill कितना पार्ट? 1/x part of swimming pool। क्लियर बेटा? ये कितना करेगा? 1/x पार्ट कर लेगा एंड स्मॉलर पाइप में क्या करेगा? It is clear by above that in 1 hour larger pipe can fill 1/x part of swimming pool। ठीक है, और स्मॉलर डाया को कितना टाइम लग रहा है? x + 10 आवर। कितना लग रहा है? x + 10 आवर कंप्लीट होने में लग रहा है। तो 1 आवर में वो भर देगा 1/x + 10 पार्ट ऑफ स्विमिंग पूल। ठीक है, सिमिलरली क्या था? सिमिलरली स्मॉलर डाया पाइप कैन फिल इन 1 आवर। कितना बेटा? 1/, क्या x से किया था ना? x + 10 पार्ट। आप समझना बेटा कि 1 आवर में ये 1/x भर देगा, पूरे टंकी का, पूरे स्विमिंग पूल का ये 1/x पार्ट ये फिल कर लेगा, और जो स्मॉलर पाइप है वो 1/x + 10 पार्ट फिल कर देगा। अब कहता है कि जब ये गए तो पहले पाइप का जो यूज किया गया वो उसको कितने देर के लिए यूज किया गया? 4 आवर के लिए। तो 1 आवर में भर रहा है ये 1/x पार्ट, तो 4 आवर में कर लेगा बेटा 4/x। ठीक है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रफ कर दो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बेटा? 4/, लिखना पड़ेगा ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये 4 आवर के लिए इसको यूज किया गया ना, ये 1 आवर में 1/x पार्ट भरता है, तो 4 आवर में 4/x, और जो स्मॉलर डाया था वो 9 आवर के लिए यूज होता है। तो ये 1 आवर में 1/x + 10 पार्ट फिल करता है, ये करेगा 9/x + 10 पार्ट। बात में तो जब 4 घंटे के लिए ये पाइप यूज हुआ, 9 आवर के लिए ये पाइप यूज हुआ, तो दोनों मिलकर के हमारे हिसाब से बेटा इतना फिल कर देंगे पूरे स्विमिंग पूल का। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इक्वल टू 1/2। क्या कहता है कि ये
दोनों जब मिल जाते हैं तो 1/2 पार्ट फिल कर देते हैं। बस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारा बन गया। ये बेटा समझने का था कि 4r में 4/x भर लेगा, 9r में ये 9/x प्लस 2 भर देगा। दोनों लोग मिल जाएंगे तो इनके द्वारा भरा हुआ पार्ट ये होगा 4r में, और इनके द्वारा भरा हुआ पार्ट होगा 9r में इतना। दोनों लोगों का मिल करके पार्ट कितना हो जाएगा, इतना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इक्वल टू 1/2। क्लियर बेटा? बस इसको प्यार से हौले से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, खूब कंसंट्रेट होकर के करेंगे। ठीक है? क्या करें, एल्सियम तो हमारा x = x प्लस ही आएगा। ठीक है? न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 40, और 9 का इसमें हो जाएगा प्लस 9x इक्वल टू 1/2। ठीक है? बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा हम लोग को मैनेज करके चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। ठीक है? तो क्या करें, ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 4x और 9x मिलकर के कितना हो जाएगा, और इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन को हम OR लिखते हुए आगे बढ़ाते हैं। 4x प्लस 9x मिलकर के हो जाएगा 13x और प्लस 40 अपान, नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को अंदर डाल देते हैं, x का x में मल्टीप्लाई होगा x² हो जाएगा, x का 10 में करेंगे तो प्लस का 10x आ जाएगा इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। ठीक है? ये हो जाएगा 26x प्लस 80 इक्वल टू x² प्लस का 10x। ठीक है? तो कैसे करें, ऐसा करते हैं, चलो अभी सारी की सारी चीजें उधर ट्रांसफर कर देते हैं। यहां घटेगा 0 इक्वल टू x² प्लस 10x, और 26 उधर जाएगा तो माइनस का 26x और माइनस का 80। ठीक है? और 0 इक्वल टू क्या करें, x² लिख लेते हैं, और 26 से 10 जाएगा बेटा माइनस का 16 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 16 और माइनस 80। अब देखो क्या होता है, ये पूरी की पूरी साइड ये RHS है ना बेटा, RHS को उठा करके पूरा का पूरा ले आए और पूरा पूरा LHS उधर शिफ्ट कर दें तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो का क्यों इधर हम शिफ्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा x² r, करने को हम उधर भी कर सकते हैं, उधर थोड़ा r लग रहा है ना, तो पूरा का पूरा हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं। x² माइनस का 16x माइनस का 80 इक्वल टू 0। 0 उधर ट्रांसफर कर दिया, ये पूरा का पूरा हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है? अब क्या करेंगे, क्या करते हैं, 80 के फैक्टर करते हैं, और ऐसा करते हैं कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 16 आ रहा है, माइनस का 16 और मल्टीप्लाई तो 80 आएगा ही, क्योंकि हमने t के फैक्टर किए। तो कैसे करें, 24 जब हमको दिख गया। ठीक है? तो क्या करें, r x² माइनस 16 लिखें, या माइनस का 20x और प्लस का 4x माइनस 80 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेते हैं। ठीक है? r कितना कॉमन ले लें, x², x कॉमन है ना, हम बताते रहा करो भाई। ठीक है? x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x माइनस का 20, और यहाँ प्लस का 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया x का माइनस 20 इक्वल टू 0। और x माइनस 20 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो एक चीज जो हम कहने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करना, और आप लिखते समय इसको अप्लाई जरूर करो। ठीक है? 5 में 5 लाने हैं तो, ठीक है, हमको छोड़ना नहीं है, कोई ऐसी लापरवाही नहीं करना है, कोई ऐसा कदम नहीं खाना है कि एग्जामिनर हमको 5 में 4.5 देने का मूड बना ले। हम ऐसा काम करेंगे, अपने को ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि एग्जामिनर 5 में 5.25 ना दे पावे तो 5 में 5 तो हमको दे ही। ठीक है? अब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं,
हम कह रहे हैं कि दिस इंटू दिस इक्वल टू जीरो, इट्स मीन्स आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो। दो चीजों का मल्टीप्लाई जीरो तभी होता है जब उसमें से कम एक जीरो, दोनों जीरो हो तभी जीरो आ जाएगा, लेकिन कम से कम एक जीरो जरूर होना चाहिए। तो क्या लिखें, फ्रॉम above either x minus 20 equal to 0 or x plus 4 equal to 0। ठीक है, बस अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या लिखें, if x minus 20 equal to 0 then x इक्वल टू माइनस 20 होता रहेगा 20। तो ये आ गया x इक्वल टू 20 आया। बड़ा वाला पाइप को हमने बताया था ना कि बड़ा वाला पाइप को x लिया था हमने, x में बढ़ेगा तो ये आ गया 20 आया। और if x plus 4 equal to 0 then x equal to -4। अब देखो -4 नहीं हो सकता, बड़ा वाला पाइप -4 आर में नहीं फिल कर सकता है। डेट होने से पहले, समय शुरू होने से पहले 4 घंटा भर गया हो, ऐसा नहीं हो सकता। which is not acceptable लिख देंगे, which is not acceptable। therefore x equal to 20। x इक्वल टू 20 ही हमारा एप्रोप्रिएट आंसर है, उचित आंसर है। क्या है बेटा, x इक्वल टू 20 आर। ठीक है, तो x इक्वल टू 20 आर। हैंस लार्जर पाइप लिख देना, लार्जर पाइप मजा नहीं आ रहा, क्यों, लार्जर diameter pipe takes 20 R and smaller diameter pipe takes कितना होता है 20 + 10। हम 20 + 10 जरूर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दे रखा कि 10 आर ज्यादा देता है, 30 आर। बस यही बेटा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। तो सेक्शन डी का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन करने हैं, 2 में चॉइस रहेगा, तो 6 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एग्जाम में हमको 4 ही करने पड़ेंगे और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 था ना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 32 था। 32 हम लोग कर चुके थे। 32 का जो ऑप्शनल पोर्शन है वो हम लोग करने जा रहे हैं। जो हम लोग कर चुके थे अभी, स्विमिंग पूल में कितना टाइम लगेगा वो करना था या ये करना था। हम लोग क्योंकि यहाँ भी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर बैठे इसलिए दोनों करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आंसर लिखेंगे क्या बेटा, आंसर 32। कहता कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, ठीक है, 600 किलोमीटर की उड़ान के लिए एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन। ठीक है, एयरक्राफ्ट ने स्पीड को कम कर लिया ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम के कारण अपनी स्पीड को कम कर लिया। इट्स अन स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। जो उसकी यूजुअल स्पीड थी, जो उसने फिक्स कर रखा था कि इस स्पीड से हमको चलना है, उससे कम कर लिया अपनी स्पीड को, कितना, 200 किलोमीटर पर आवर। एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज, जब स्पीड कम हो गई बेटा तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
30 मिनट बाय 30 मिनट, फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन होते हैं तो डिस्टेंस हमको दे रखी है बेटा, डिस्टेंस दे रखी, हम स्पीड को एज्यूम कर लें। क्या एज्यूम कर लें? स्पीड, लेट शेड्यूल्ड स्पीड। क्या वर्ड है दे रखा बेटा यहाँ? यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड वर्ड दे रखा है, यूजुअल स्पीड हम मान लेते हैं। लेट क्या है? देखिए, लेट यूजुअल स्पीड, लेट यूजुअल स्पीड बी कितना बेटा? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देयरफॉर शेड्यूल्ड टाइम, कितने टाइम में उसको पहुंचना था, ये हम यहां से निकाल लें बेटा। क्यों? क्या होता है बेटा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम को लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? टाइम यहां ले आते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस हमको फ्लाइट दे रखी है 600 किलोमीटर की, 600, और क्या बेटा? स्पीड यहां जाएगी ना, स्पीड हमने लोगों ने माना था x किलोमीटर पर आवर, तो जो टाइम आएगा बेटा वो आर में आ जाएगा, ठीक है। अब एक वर्ड दे देना बेटा, न्यू स्पीड, आफ्टर रिड्यूसिंग, आफ्टर रिड्यूसिंग, या रिड्यूस स्पीड लिख दो बेटा, रिड्यूस स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी, हमने x माना था और x में से 200 कम हो गया, x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया बेटा रिड्यूस स्पीड या न्यू स्पीड। तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा? न्यू टाइम क्या हो जाएगा? न्यू टाइम हो जाएगा, वही फार्मूला बेटा, वही कॉन्सेप्ट, क्या? डिस्टेंस हमारी थी 600 किलोमीटर और नया स्पीड आ गई x माइनस 200, ये आ गया, ये कितना? आर। अब देखो, ध्यान देना बेटा, बस पूरे क्वेश्चन की जान यही है जो हम लोग अब करने जा रहे हैं। ये टाइम लग रहा था, शेड्यूल्ड टाइम है ये, ठीक है। हमारी यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर होती और 600 किलोमीटर की जर्नी थी, तो हमको 600 अपॉन x आवर लगता। स्पीड कम करनी पड़ी, स्पीड कम करनी पड़ी, क्यों? मौसम खराब था, ठीक है। तो अब नया टाइम हमारा लग रहा है ये। अच्छा, अब एक बात बता बेटा, कि कौन सा टाइम ज्यादा है? ये ज्यादा है कि ये? ठीक है, क्यों? यहां ज्यादा तामझाम है, तो ये नहीं कहना है कि देखो, जिसका बेटा डिनोमिनेटर कम होता है, जिसका डिनोमिनेटर कम होता है वो वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये बेटा टाइम क्या है? ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ये x माइनस 200 डिनोमिनेटर है। जैसे मान लीजिए 500 होता तो 500 माइनस 200 ये 300 हुआ और ये 500 हुआ, तो डिनोमिनेटर इसका कम है। डिनोमिनेटर जिसका कम होता है वो फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है। और कहा भी है कि यदि हम स्पीड कम कर देते हैं तो आधा घंटा ज्यादा लग जाता है। ये कितना ज्यादा है बेटा? हाफ आवर। कितना ज्यादा है? हाफ आवर। तो क्या करें हम इसमें भी, यदि हम प्लस हाफ कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये x क्या है? x की वैल्यू x माइनस 200 से ज्यादा है। तो जब डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, और इसमें फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है। क्यों? इसका डिनोमिनेटर क्या बेटा? डिनोमिनेटर कम है। अब ये ज्यादा है, वैसे भी स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगा। ये ज्यादा है, कितना ज्यादा? 30 मिनट। अब 30 मिनट हम नहीं डालेंगे क्योंकि हर चीज हमारे यहाँ आर में है, ठीक है। तो हम यहाँ आर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आर हाफ आर ज्यादा है, तो हाफ आर हम इसको दे देते हैं, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। बस यही था बेटा हमारा, है। हमने इसको ठीक से कर लिया, है।
हमने इक्वेशन ठीक से बना लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको कोई नहीं रोक पाएगा। क्लियर? ये थी ओरिजिनल टाइम, ये था आफ्टर रिड्यूसिंग टाइम, रिड्यूसिंग टाइम, रिड्यूसिंग स्पीड, आफ्टर रिड्यूसिंग स्पीड ये टाइम आया। ये टाइम ज्यादा है बेटा, कितना ज्यादा है? 30 मिनट, 30 मतलब हाफ आवर, ये हाफ आवर ज्यादा है, तो इसमें भी हम हाफ प्लस कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। बस हमको यही करना था बेटा, ठीक है। अब क्या करें, अब सॉल्व कर लेते हैं, बढ़िया प्यार से सॉल्व करेंगे, ना हड़बड़ाएंगे ना हम परेशान होंगे, बैलेंस माइंड से, संतुलित दिमाग से हमको करना है, ठीक है। कैसे करें बेटा? चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। 600 अपान एक्स और माइनस 600 अपान एक्स माइनस 200 इक्वल टू 1 अपान 2। माइनस का ना देखो, ध्यान से करना है बेटा, माइनस का 1 अपान 2, ठीक है। बात समझ पा रहे कि नहीं? 600 अपान एक्स ये था, इसको उठा के इधर लाए तो ये यहाँ प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसको उठा के उधर ले गए तो वो माइनस में हो जाएगा। नीचे एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा? x इंटू एक्स माइनस 200, ठीक है। ऊपर बेटा 600 का x में मल्टीप्लाई करोगे तो 600x आ जाएगा, 600 का माइनस 200 में करोगे तो 12 और 4 जीरो, यहां से देना देखना बेटा। 600 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 6 टू जा 12 और 2 जीरो ये और 2 जीरो ये मिलकर 4 जीरो हो जाएंगे, माइनस 600x इक्वल टू माइनस का 1 अपान 2, ठीक है। सही चल रहा है ना बेटा? अब देखो 600x से कैंसिल हो गया तो यहां बच गया माइनस का 12 और 4 टाइम 0 अपान x को अंदर डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू माइनस का 1 अपान 2। अब ये देखो माइनस है, यहां भी माइनस प्लस कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या लिख लेंगे? ये 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 200x ही होगा, और 12 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 और कितना का 4 टाइम 0, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ठीक है, अब क्या करें? अब 224 वाले टर्म्स को हम इस टर्म्स को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24 और 4 टाइम 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो डिफरेंस 200 का आना चाहिए, और एक प्लस होगा एक माइनस, क्यों? मल्टीप्लाई हमारा माइनस का है, इसमें से फैक्टर करने हैं हमको, तो हमको ये थोड़ा सा दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है तो आप फैक्टर कर भी सकते हो। हम ये सोच रहे हैं कि हम 400 और 600 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, किसका बेटा? 600 का, तो ये 24 और 4 टाइम 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई, और जब डिफरेंस करेंगे बेटा, यहाँ माइनस का देते हैं, यहाँ प्लस का, तो माइनस का 200 आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो हम ऐसे ही बेटा इसको कर लेते हैं, क्या ये लिख लेते हैं आर एक्स स्क्वायर माइनस कितना बेटा? माइनस वाला ज्यादा रहेगा ना, 600x प्लस का 400x और माइनस 24, ठीक है। कॉमन ले लो ना, दोनों में कॉमन, इसमें कॉमन क्या बेटा? x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x माइनस 600, और इसमें प्लस का 400 कॉमन ले लो, यहाँ भी बच गया x माइनस 600 इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स हैं, ये यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, एक यहाँ से यहाँ तक है, और दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है बेटा x माइनस 600। क्या कॉमन है बेटा? x माइनस 600 कॉमन है, तो x माइनस 600 कॉमन ले लिया, और यहाँ इस टर्म में बच रहा है x, और यहाँ बच रहा है प्लस का 400, ठीक है। अब फिर वही चीज लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखें? फ्रॉम एबव
either x minus 600 equal to 0 or x plus 400 equal to 0। दोनों में से कोई एक जीरो। इफ तो वही पुराना तरीका, दो में से एक जीरो है तो एक चीज को चेक करते हैं, यदि ये जीरो होगा तब क्या होगा। ठीक है, if x minus 600 equal to 0 then x equal to 600। if x plus 400 equal to 0 then x equal to minus 400। ये क्या हमने माना था x को? स्पीड which is not acceptable। स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, which is not acceptable। ठीक है, which is not acceptable, therefore x equal to 600। हमने क्या माना था? स्पीड को माना था ना, यूजुअल स्पीड को x 600 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर की जर्नी थी ना बेटा। देयरफॉर शेड्यूल्ड टाइम, जो वर्ड इन्होंने यूज किया है वही वर्ड आप यूज कर लो, या शेड्यूल्ड ड्यूरेशन लिख लो। शेड्यूल्ड ड्यूरेशन इक्वल टू, देयरफॉर शेड्यूल्ड ड्यूरेशन इक्वल टू 600 अपॉन, क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 600 अपॉन 600 इक्वल टू 1 आवर। 1 आवर में उसको पहुंचना था, 1 आवर में पहुंचना था, और लग कितना जाएगा? 1.5 आवर। जब स्पीड हमारी 400 हो जाएगी, 600 में जब 400 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा या 1.5 आवर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 के दोनों पार्ट हो गए, ऑप्शन वाला हो गया और ओरिजिनल 32 हो गया। ठीक है, ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हमने नोट कर रखा है, हम लोग सेक्शन डी में हैं। ठीक है, क्या कहता है बेटा? कहता है प्रूव दैट अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल ये हम लाइन ड्रा करें, intersecting the other two sides in a distinct point, then other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, दो पार्ट है इसमें। एक पार्ट ये है कि कहता है कि यदि हम कोई ट्रायंगल ले लें बेटा, ठीक है, और ट्रायंगल में मान लो ट्रायंगल ए बी सी है, क्या बेटा? ट्रायंगल ए बी सी। यदि हम इस लाइन बी सी के पैरेलल एक कोई लाइन ड्रा करें, मान लो सी डी है, सी हो गया ना, डीई। कहता है कि जो ये डीई है अलग अलग इंटरसेक्ट कर रहा है डी और ई पे, जो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये जो लाइन है डीई, ये क्या करेगी? डिस्टेंस पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये कह रहा है कि ए डी अपॉन बी बी इक्वल टू ए ई इक्वल टू ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, फिर से समझते हैं। ठीक है, क्या कहता है? प्रूव दैट अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मान लो ट्रायंगल है ए बी सी, बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया जाए, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड। जो बाकी दो साइडें हैं बी सी के अलावा दो साइडें और हैं ए बी और ए सी, ये डिवाइड होंगी इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव, क्या प्रूव करना है? ए डी अपॉन डी बी या ए डी रेशियो डी बी इक्वल रेशियो या इक्वल टू ए ई रेशियो ई सी। गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी। तो ट्रायंगल का नाम तो दे नहीं रखा है, तो हम इसमें लेट कर लेते हैं। क्या लिखना बेटा? लेट
ए बी सी एंड क्या लिखे बेटा डी ई पैरेलल टू बी सी। टू प्रूव क्या करना है, क्या लिखना है, करना है बेटा टू प्रूव क्या प्रूव करना है, कि जो ये है डी और ई, ये बी पॉइंट और ई पॉइंट लाइन ए बी को लाइन ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं। जो डी ई वाली लाइन है वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब हमको ये प्रूव करना है कि ए डी अपान डी बी इक्वल टू क्या प्रूव करना है, ए ई अपान ई, ये प्रूव करना है बेटा। ठीक है, और गिवन क्या है, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। अब देखो हम इसको सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिमिलरिटी किसमें किसमें लगाएंगे, देखो कौन से दो ट्रायंगल दिख रहे हैं जो सिमिलर हैं, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC, इस पे हम कंसंट्रेट करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, ADE एंड ट्रायंगल ABC। अच्छा बताओ ये सिमिलर है कि नहीं, देखो एंगल A छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और एंगल A बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, तो लिख लो एंगल A इक्वल टू एंगल A। कॉमन क्या लिखेंगे बेटा, कॉमन दोनों में। अब हम ADE की बात कर लें, एंगल ADE, ये जो ये वाला एंगल है ना बेटा, ये इस एंगल के इक्वल, क्यों, क्योंकि ये लाइन BC पैरेलल टू DE है, DE पैरेलल टू BC है, और ये हमारा ट्रांसवर्सल है AB, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। दो लाइनें ऐसे पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो ADE इक्वल टू हो जाएगा एंगल ABC, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक बेटा, ऐसे ही AE, ऐसे दो एंगल यदि इक्वल हो जाते हैं तब भी ट्रायंगल सिमिलर होता है, लेकिन तीसरे को भी लिखा दो, सिमिलरली एंगल AEB, एंगल AEB, ठीक है, AEB इक्वल टू एंगल क्या बेटा, ACB ना, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल क्या बेटा, ट्रायंगल ADE, ए सेम सीक्वेंस में लिखेंगे बेटा, सिमिलर है। ये यहां जब हम लिखेंगे तो हम ABC को लिखना है तो ACB या BCA ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, सेम सीक्वेंस में लिखेंगे। एंगल A के इक्वल था तो हम यहाँ वर्टेक्स A ही डालेंगे, फिर जो ये D B के इक्वल था तो यहाँ हम D लिखेंगे, और E C के इक्वल था, यहाँ E है तो यहाँ C लिखेंगे। ठीक है, अब ये हो गया बेटा सेम सीक्वेंस में या उचित सीक्वेंस में एप्रोप्रिएट सीक्वेंसिंग हो गई। ठीक है, अब इसके हम रेशियो लिख लेते हैं, R क्या बेटा, हमको अभी इस साइड से जरूरत है ना, तो अभी ये दो साइडों को लिख लेंगे बेटा। क्या लिख लें, जो जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो हम लिखें छोटी वाले ट्रायंगल में AD ले लेते हैं, RAD, और बड़े वाले ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा हमारा AB, या हैंस लिख दो यहाँ, हैंस, AD अपान AB इक्वल टू AE अपान EC नहीं, AC। ठीक है, अब देखो AB तो हमारे कहीं उसमें थीम में है ही नहीं ना, AB है ना AC है, तो हम AB को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, DB और AD में, तो हम लिख सकते हैं इसको RAD अपान क्या बेटा, AB को क्या लिखना है, AD प्लस DB। ठीक है, इक्वल टू AE को हम AE लिखाने देते हैं, और AC को हम लिखेंगे AE
प्लस ई सी। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है। और अब क्या करें, हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखो अब क्या करें, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए कहीं है हमारा 1/x इक्वल टू 1/y, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं r x/1 इक्वल टू y/1 r x इक्वल टू y, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम ये फ्रैक्शन इक्वल है तो इनके रेसिप्रोकल भी इक्वल होंगे बेटा। ठीक है, तो क्या करें, हम लिखते हैं इसको r क्या होगा AD प्लस DB, AD प्लस DB होल अपॉन AD इक्वल टू AE प्लस EC होल अपॉन A। ठीक है, R अब देखो अलग अलग लिखना बेटा, AD अपॉन AD प्लस DB अपॉन AD इक्वल टू AE अपॉन AE प्लस EC अपॉन AE। ठीक है, क्या मजा आ रहा है बेटा? ठीक है, अब क्या करें, AD अपॉन AD बेटा 1 हो जाएगा, इसको 1 लिख देते हैं। ठीक है, प्लस DB अपॉन AD इक्वल टू ये भी बेटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस EC अपॉन AC। ठीक है, अब ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, R DB अपॉन AD इक्वल टू क्या होगा EC अपॉन AC। अब देखो प्रूफ क्या करना था बेटा, AD अपॉन DB और हमारे पास DB अपॉन AD, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा पलट देते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। R AD अपॉन DB इक्वल टू क्या होगा AC। हो गया क्या, यही था ना। ठीक है, फिर ये पलट देंगे तो AE अपॉन EC आ गया, तो ये बेटा देखो प्रूव हो गया, यहां लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रूव हो गया कि किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं तो जो रिमेनिंग साइड है उनको जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, वो पॉइंट क्या करेंगे, रिमेनिंग दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इस तरीके से बेटा इसका एक पार्ट तो हो गया सेम रेशियो वाली बात। अब दूसरा पार्ट देखो, कहता है कि इसी बेस पे, इसी जानकारी के आधार पे आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, क्यों बेटा क्या प्रूव करना है कि using the above theorem prove that a line through the point of intersection of the diagonal and parallel to the base of the trapezium divide the non-parallel sides in the same ratio। ठीक है, अब देखो, अब हम एक फिगर बनाते हैं, कैसा फिगर, ट्रेपेजियम। ठीक है, ठीक, और एक कोई डायगोनल ले लेते हैं। ठीक, डायगोनल पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो P, और ट्रेपेजियम का नाम दे देते हैं कि A B C D ट्रेपेजियम, और P से होता हुआ DC के पैरेलल एक लाइन है। ठीक, ठीक, जो ये लाइन है वो क्या है बेटा, ये पैरेलल है किसके, DC के, P से होता हुआ जा रहा है, P कहाँ है, डायगोनल पे है, और इसका भी नाम दे देते हैं ABCD हो गया EF। ठीक है, अब फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं।
कहता है यूजिंग द एबव थ्योरम प्रूव दैट लाइन थ्रू द पॉइंट पी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ द ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के बेस के पैरेलल और डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कोई लाइन यदि हम पास कराते हैं, डिवाइड नॉन पैरेलल साइड, जो ये नॉन पैरेलल है हमारी एडी और बीसी, उसको क्या करता है, डिवाइड नॉन पैरेलल साइड इन द सेम रेशियो। मतलब हमको प्रूव करना है कि ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू क्या बेटा, बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और यूज क्या करना है कि ये हमने प्रूव कर लिया था कि ट्रायंगल यदि हम ए डी सी लेते हैं और ए डी सी में यदि ई पी पैरेलल है डी सी के, तो ई पी क्या करेगा, ए डी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी। इसका हेल्प लेना है, इसकी हेल्प लेना है, और इसकी हेल्प से हमको ये प्रूव करना है ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है बेटा, अब इसी चीज को जो हमने लेट किया था वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ लेट, क्या लिखे हैं बेटा, लेट ए बी सी डी, क्या लिखे बेटा, लेट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, क्या लिखे बेटा, using the above prove that through the point of intersection of the diagonals trapezium, prove that let ABCD is a trapezium. ठीक है, AC is diagonal ABCD। ठीक है, और पैरेलल कौन कौन सी साइड है हमारी, ए बी पैरेलल टू क्या बेटा, डी सी, डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, एंड क्या बेटा, ए डी नॉन पैरेलल टू बी। ठीक है, और ठीक है, जो जो चीजें इसमें दे रखी है उसको हमको शो करना है। ठीक है, ये हो गया ना बेटा, हमको प्रूव करना है कि फिर लिखें ये ई है ना, ये एफ लिख लेते हैं इसको, ई एफ पैरेलल टू किसके बेटा, डी सी, ई एफ पैरेलल टू डी सी, टू प्रूव। अब प्रूव क्या करना है, यहां लिख लेते हैं बेटा, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए ई रेशियो ई डी, ए ई रेशियो ई डी इक्वल टू क्या बेटा, बी एफ रेशियो एफ सी। ठीक है, क्या लिखना है बेटा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक बेटा, हमको क्या प्रूव करना है, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, तो प्रूव कर लें क्या, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेते पहला, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, सिंस क्या लिखेगा, सिंस ई एफ पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर ई पी, पार्ट है ना ई एफ का, ई पी पैरेलल टू डी सी, हैंस अब देखो हमको
करने जरूरत नहीं है, हम प्रूव कर चुके हैं बाय अबव ए ई सेम रेशियो में डिवाइड होता है। यदि पैरेलल लाइन है किसी लाइन के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करते हैं तो रिमेनिंग दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। पार्ट फर्स्ट का यूज करना है तो हैंस बाय अबव, ठीक है, हैंस बाय अबव ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए पी अपॉन पी। ठीक है, अब ये बेटा यहीं छोड़ दो इसको। ठीक है, अब दूसरा वाला ट्रायंगल ले लें। कौन सा ट्रायंगल ले लें? इन ट्रायंगल ए बी सी। अभी कौन सा लिया था? ए बी सी। अब ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। इसको थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं। ए बी अपॉन ई बी इक्वल टू ए पी अपॉन पी। ठीक है, ठीक बेटा। क्या बेटा? ये हो गया हमारा ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी है। ऊपर जो थ्योरम हमने प्रूव कर लिया था उसके बेस पे हमने ये लिख लिया। कहता है कि इसका यूज कर लो, यूजिंग द अबव थ्योरम। तो ये हमने ये लिख लिया। अब नाउ दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा? यहां से मैं कंटिन्यू हो रहा है, ये पहले का पार्ट था, यहां से हम कंटिन्यू यहां कर रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इसको रफ ही नहीं कर देते, पूरा पूरा रफ कर देते हैं। हमको पता था ये कि हमको क्या प्रूव करना है, तो पूरा रफ कर देते हैं, कंफ्यूजन ना रह जाए बेटा। ठीक है, तो क्या लिखे? नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, सिंस ई एफ parallel to BC and BC parallel to AB, ठीक है, therefore EF parallel to AB। बात समझने की कोशिश करना बेटा। क्या? EF parallel to AB और PF पैरेलल टू ए। ठीक है, हमने क्या जूम किया था कि ये BC के पैरेलल हमारा EF है। P एक पॉइंट है, P से जो लाइन ड्रा की गई है वो DC के पैरेलल है, और DC क्या है बेटा? AB के पैरेलल है। तो यदि ये लाइन EF BC के पैरेलल है और BC AB के पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि EF भी AB के पैरेलल है। जब EF AB के पैरेलल है तो PF भी AB के पैरेलल हो जाएगा। अब देखो बेटा, इस थ्योरम का यूज होगा क्या? PF क्या है? AB के पैरेलल है। ठीक है, क्या है बेटा? PF AB के पैरेलल है। तो P और F AB को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, मतलब क्या करे होगा? AP अपॉन PC इक्वल टू BF अपॉन FC। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? PF पैरेलल है AB के, देयरफॉर क्या होगा? AP अपॉन PC इक्वल टू BF, क्या होगा? BF अपॉन FC। ठीक है, अब AP उस तरफ है, उस तरफ भी लिख देते हैं इसको, BF अपॉन FC इक्वल टू AP अपॉन PC। अब देखो दो चीजें हो गई बेटा, दो इक्वेशन हो गए। पहले वाले ट्रायंगल से ये चीज निकल के आई थी, दूसरे वाले ट्रायंगल से ये चीज निकल आई, लेकिन दोनों के क्या बेटा? दोनों के हमारा कौन सा हाथ है? राइट हैंड है, राइट हैंड साइड RHS दोनों के इक्वल हैं। तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिखे बेटा? इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेटिंग
यहाँ यही वाला पकड़ लो, यही पकड़ लो, ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी इक्वल टू क्या होता, बी एफ अपान एफ सी। बस यही तो आपको प्रूव करना था, प्रूफ लिख दो बेटा यहाँ, ठीक है। बड़े प्यार से हम लोगों ने लिख दिया प्रूफ, क्यों हमने प्रूफ किया इसलिए लिख दिया प्रूफ, ठीक है। कहता था कि इस तरह यूज करके बता दो कि डायगोनल के किसी पॉइंट से यदि हम किसी एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं तो नॉन पैरेलल साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब ए ई अपान ई डी इक्वल टू प्रूव करना था बी एफ अपान एफ सी, ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोगों ने नोट कर रखा है। कहता है कि ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन अ स्टेट thousands were rendered homeless, होमलेस हो गए अप्रॉक्स thousands लोग, ठीक है। कहता है 50 स्कूल कलेक्टिवली डिसाइड, उन लोगों ने मिलकर के सोचा, कि लोगों ने 50 स्कूल के मैनेजमेंट ने क्या करना है, प्रोवाइड करना है इन लोगों को जो होमलेस हो गए हैं, क्या प्रोवाइड करना है, प्लेस और कैनवस फॉर 1500 टेंट्स, 1500 टेंट्स के लिए प्लेस देना है और कैनवस देना है, किसके लिए, टेंट बनाने के लिए। शेयर द होल एक्सपेंडिचर, और इसमें जो एक्सपेंडिचर आएगा, जो भी एक्सपेंडिचर आएगा उसको शेयर करेंगे, कौन, 50 स्कूल मिलकर के। कहता द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट, जो अच्छा अब यहां थोड़ा सा मैथमेटिक्स शुरू होता है। क्या कहता है कि द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल with base of radius 2.8 meter and height 3.5 meter, ठीक है। कहता है कि जो टेंट बनेगा वो टेंट का लोअर पार्ट जो है वो क्या होगा, सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, वो सिलिंड्रिकल होगा, और जो अपर पार्ट है वो क्या होगा बेटा, वो कोनिकल होगा, बेस सेम होगा। ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना करना बेटा कि बेस तो हमारा वही सर्कुलर पार्ट ही होता है, उसी के ऊपर टेंट रहता है, कोन रहता है, ठीक है। तो अब नीचे वाला डेटा हम लोग फिट कर लेते हैं, सिलेंडर विद द बेस ऑफ रेडियस 2.8 मीटर, जो ये पार्ट है हमारा रेडियस वो 2.8 मीटर है, एंड हाइट 3.5 मीटर है, किसकी, सिलेंडर की, ठीक है। एंड द अपर पार्ट इज कोनिकल विद द सेम बेस रेडियस, जो इसका जो अपर पार्ट है वो सेम रेडियस पे है, ठीक है। बट हाइट ऑफ 2.1 मीटर, जो इसकी हाइट है वो कितनी बेटा, 2.1 मीटर, ठीक है। इफ द कैनवास यूज टू मेक द टेंट कास्ट, जो कैनवास का यूज किया गया है, ठीक है, कैनवास का जो यूज किया गया है उसकी कास्ट ₹120 पर स्क्वायर मीटर है। फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट्स, टेंट्स को सेटअप, टेंट्स को बनाने के लिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए जो खर्चा आएगा वो सारे स्कूल्स को मिलकर के शेयर कर लेना। कितने स्कूल हैं, 50, नंबर ऑफ टेंट्स कितने हैं, 1500। तो क्या करना है हमको, 1 टेंट के लिए कैनवास का कितना यूज होगा, कितनी जरूरत पड़ेगी, वो हम निकाल ले बेटा, ठीक है। तो वो निकालने का तरीका क्या है कि जो हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट है, उसमें कितना कैनवास यूज होगा, निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कर्व सरफेस निकालना पड़ेगा सिलिंड्रिकल पार्ट का, और सिमिलरली जो कोनिकल पार्ट है इसमें कितना कैनवास यूज होगा, इसके लिए भी हमको कर्व सरफेस निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि एक टेंट में, इन 1 टेंट रिक्वायर्ड कैनवास इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर का तो हमारे पास सब कुछ है, क्या होता है 2 पाई आर एच, तो आर भी है एच भी है, इसमें होता पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल के लिए
हमारे पास रेडियस तो है बेटा, स्लांट हाइट नहीं है, तो स्लांट हाइट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर आंसर लिखना है, आंसर कितना 34। बढ़िया बढ़िया राइटिंग में लिखेंगे बेटा, ठीक है 34। मतलब हमारी नकल नहीं करना है, आपको बढ़िया लिखना है, क्या लिखें, फॉर कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.1 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है 2.8, सेम रेडियस है ना बेटा, तो ये 2.8 का स्क्वायर इक्वल टू 2.1 इंटू 2.1 प्लस 2.8 इंटू 2.8। ठीक है, कैसे करें, कुछ कॉमन है क्या, 7 इंटू 0.3 इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 7 इंटू 0.3 प्लस 7 इंटू 0.4 प्लस 7 इंटू ना इंटू 7 इंटू 0.4। दो टर्म है बेटा, ये प्लस ब्रेक करता है, एक टर्म ये एक टर्म ये, दोनों में 7 इंटू 7 यहाँ भी 7 इंटू 7 यहाँ भी, बाहर निकाल लो, 7 इंटू 7 बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या होता है 0.3 इंटू 0.3, ये प्लस का साइन लगाएंगे, 0.4 इंटू 0.4। ठीक है, ये हो जाएगा, क्यों एक 7 तो बाहर आ जाएगा, फेयर है ना, 7 बाहर आ गया, यहाँ 0.09 आ जाएगा, ये आएगा 0.16। ठीक है, ये आ जाएगा अंदर में आ जाएगा 0.25, 7 इंटू अंडर रूट 0.25, ये होता है बेटा 0.5, 7 इंटू 0.5, ये हो जाएगा हमारा 3.5। सब मीटर में है, तो ये भी हमारा मीटर आ गया। ठीक है, बस एल हमारा आ गया, कितना आ गया 3.5 मीटर, कितना आ गया बेटा 3.5 मीटर। ये कितना आ गया 3.5 मीटर। ठीक है, बस एक बढ़िया सा स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्या लिखें, रिक्वायर्ड, क्या होता है, रिक्वायर्ड कैनवस फॉर 1/10 इक्वल टू कर्व्ड सरफेस ऑफ cylindrical part plus curved surface of conical part। ठीक है, थोड़ा सा यहां से लिख लेते हैं, इक्वल टू कर्व सरफेस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। सिलिंड्रिकल में क्या होता है 2πRh, क्या 2πRh, और इसका होता है πRh। देखो ये डेटा हम यूज कर सकते हैं, क्यों, रेडियस तो कॉमन है, तो सेम आर हो गया, h इसका है और l इसका है, तो इस तरीके से भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो क्या कॉमन हो गया बेटा, 2 कॉमन नहीं है, पाई कॉमन है और r कॉमन है, तो पाई r ब्रैकेट के अंदर 2h प्लस l। अब बेटा इसमें फिट कर देते हैं, पूछ नहीं दिया पाई की वैल्यू 22.7 इंटू रेडियस है 2.8 इन ब्रैकेट 2h, किसका h है सिलिंड्रिकल का, तो 2 इंटू 3.5 प्लस स्लांट हाइट भी हमारी 3.5 है। ठीक है, 7 चौका 28, ये हो जाएगा 4 ये आ गया बेटा 8.8 आएगा, कितना आएगा 8.8। ठीक है, और यहां ब्रैकेट में आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा, क्यों ये आ जाएगा 7 प्लस 3, 7 प्लस 3.5, तो 8.8 इंटू 10.5। ठीक है, अब इसको रफ थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
10.5 इंटू 8.8, 8 की 0, 8 है 4, 8 है 9, 8 है 40, 0 4 8 है 12, 8 है 9, 9 2 4 0 1 2 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे, 92.4 आया। कितना? 92.4 स्क्वायर मीटर। ये 110 के लिए आ गया। कितने टन के लिए आ गया? 110 के लिए आ गया, 92.40। कितना आ गया बेटा? 92.40। अब रफ कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी भी जरूरत नहीं है ना फिगर की। ठीक है, तो ये 1 कैनवस के लिए हो गया। तो देयरफॉर फॉर कितना कैनवस चाहिए? टन चाहिए 1500। फॉर 1500 टन required canvas इक्वल टू कितना होगा? 1500 इंटू 900 टन, कितना? 92.4, 92.40 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एक जो यहां से हटा दो, पॉइंट हटा दो, इक्वल टू 150 इंटू 924 स्क्वायर मीटर। Cost for above canvas, कितना आएगा? 150 इंटू 924, क्या रेट है? 120 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो यूनिट आप यहां भी लिख दो, स्क्वायर मीटर इंटू ₹120 पर स्क्वायर मीटर। ये स्क्वायर मीटर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 150 इंटू 924 इंटू 120 रुपीज। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या जो हमसे जानना चाह रहा है। ईच स्कूल फाइंड द अमाउंट शेयर बाय ईच स्कूल। तो हैंस अब कितने, ये पूरी कास्ट कितने स्कूल में डिवाइड होगी बेटा? 50 स्कूल में। तो 1 स्कूल के कितना आएगा? दिस अपॉन 50। तो यही लिख लेते हैं बेटा, हैंस द अमाउंट शेयर्ड by each school, क्या? each school equal to 150 into 924 into 120 whole upon कितना होगा? 50 स्कूल में डिवाइड। ये 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 5 3। ठीक है, ये 3 से मल्टीप्लाई करो बेटा, यहाँ 3 चौका 12, फिर 2 6 7 3 9 27, 3 चौका 12, 2 हटाए, 3 6 7 3 9 27 इंटू 120 रुपीज। ठीक है, इक्वल के नीचे इक्वल लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इक्वल टू, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ रुपीज लिख देंगे। 12 दूना 24, फिर 4, 8 है 2, 12 से 84 और 2 86 की 6, हाथ है 8, 12 से 84 8 92, फिर 2 हाथ है 9, 12 दूना 24 और 9 33। ठीक है, कितना आ गया? 3,32,640 है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बस यहाँ प्यार से हम लोग आंसर लिख देंगे। कितना शेयरिंग आया? 3,32,640। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हुआ। नोट को हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 34 अभी हम लोगों ने किया था, उसका ऑप्शनल है पार्ट है चॉइस, जैसे हमको वो करना था या ये करना है। ठीक है, हम लोग दोनों करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग एग्जाम में नहीं अभी बाहर है, ठीक है, इसलिए दोनों करेंगे। कहता है कि देयर आर टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर है। टू क्यूबिकल मतलब टू क्यूब हैं अलग अलग, आइडेंटिकल अलग अलग, जिसकी साइडें 7 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब a hemisphere of diameter equal to sides of cube is scooped out। समझना बेटा क्या कि ये यदि हमारा क्यूब है, पहला क्यूब, ठीक है, इसमें से टॉप सरफेस से एक हेमीस्फीयर, क्या बेटा, अ हेमीस्फीयर ऑफ डायमीटर, डायमीटर कितनी है, जिसकी इसकी साइड की लेंथ है, कितना डायमीटर इसकी कितनी है बेटा, 7 सेंटीमीटर। स्कूप्ड आउट, क्या लिखा बेटा, स्कूप्ड आउट, बाहर निकाल लिया गया है। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का पार्ट स्कूपिंग करके बाहर निकाल लिया गया इस शेप में। ठीक है बेटा, टॉप सरफेस में क्या किया है, जैसे मान लीजिए हेमीस्फीयर है बेटा, क्या ये हेमीस्फीयर है, तो इस तरीके का एक पोर्शन बाहर निकाल लिया गया है। इसका जो डायमीटर है, जो क्यूब की लेंथ है, दोनों सेम है। बात समझने की कोशिश करना बेटा। अच्छा, इमेजिन करो, क्या इमेजिन करें कि अभी तो पूरा सॉलिड था बेटा, जब हेमीस्फीयर इसमें से निकालेंगे, स्कूपिंग करेंगे, तो यहाँ जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस में जो इसका हेमीस्फीयर का सर्कुलर पार्ट है, वो चीज तो हालो हो जाएगा बेटा, यहां से मटेरियल गायब हो जाएगा और एक नया स्फीयर सरफेस क्रिएट हो जाएगा। कैसा? हेमीस्फीयर के कर्व सरफेस के इक्वल। और यही चीज, यही जो स्कूप आउट किया गया था, यह यहां से निकाला गया और इसके ऊपर रख दिया गया, दूसरे क्यूब के ऊपर। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां एक सर्कुलर पार्ट छिप जाएगा, यहां से गायब हो गया और यहां टॉप सरफेस पे सर्कुलर पार्ट छिप जाएगा और एक नया सरफेस क्रिएट हो जाएगा। कैसा? पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, यहां एक नया बन जाएगा और 2 पाई आर स्क्वायर यहां भी एक नया पार्ट बन जाएगा, है जब हम सरफेस की बात करेंगे। ठीक है, 6 सरफेस तो है यहां बेटा। ठीक है, बॉटम में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, चारों दीवारों में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, 5 सरफेस हमारी जो के त्यों हैं। जो टॉप का सरफेस है, टॉप के सरफेस से यदि हम यहां से स्कूपिंग करेंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, कम हो गया और एक्स्ट्रा कितना मिल गया, एक नया सरफेस क्रिएट हुआ अंदर अंदर, वो कितना क्रिएट हुआ, हेमीस्फीयर के कर्व सरफेस के इक्वल, और पूरा स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बेसिक पहले हम लोग समझ लेते हैं, यदि स्कूपिंग करोगे तो होगा क्या, सरफेस की अभी बात कर रहे हैं, क्या होगा, यहाँ पाई आर स्क्वायर गायब हो जाएगा, एक सर्कुलर पार्ट टॉप सरफेस से गायब हो जाएगा, लेकिन नया सरफेस क्रिएट हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इस केस में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर छुप जाएगा। पाई आर स्क्वायर, जब हम कोई कटोरी कोई चीज, देखो बेटा, ये टॉप सरफेस से मान लो, इसके ऊपर हम ये चीज रखते हैं, तो अपने ये क्रॉस सेक्शन के इक्वल एरिया को छुपा ले रहा है और एक नया सरफेस बना रहा है, तो यहां भी हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, एक अलग से बन जाएगा टॉप सरफेस पे। ठीक है, तो ये चीजें होंगी, ये तो हो गया बेसिक। अब क्वेश्चन पे आते हैं, स्कूप डाउन, दिस हेमीस्फीयर इज इन्वर्टेड, इसको हेमीस्फीयर ऐसे निकाला था, इसको पलट करके दूसरी उस पर रख दिया गया, प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द सेकेंड क्यूब सरफेस टू फॉर्म अ डोम, एक गुंबद बनाने के लिए इसके ऊपर यहां से निकाला और पलट करके इस पे रख दिया। फाइंड, अब देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 न्यू सॉलिड फॉर्म, रेशियो पता करना है। ठीक है, तो आंसर लिखना है बेटा, आंसर 34, क्या बेटा लिखे,
द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू न्यू सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब इक्वल टू, क्या लिखे बता, टोटल 6a², पहले इसका छेदो सरफेस का एरिया निकाल लेते हैं। तो 6 इंटू ए की जगह पे हमको क्या लिखना है बेटा, 7, 6 इंटू 7 लिख लेते हैं। क्यों, फार्मूला लिखना चाहोगे क्या पहले? चलो फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो जाएगा बेटा, 6a² और फिर यहां से गायब हो जाएगा एक सर्कुलर पार्ट, टॉप सरफेस से गायब हो जाएगा। टॉप सरफेस हमने पूरा ले लिया है, तो जो गायब होगा उसको हम माइनस कर दें। क्या गायब हो जाएगा, -πr², और प्लस हो जाएगा, क्या प्लस हो जाएगा, 2πr²। 4πr² होता है ना बेटा, पूरे स्फीयर का 4πr² होता है, और 2πr² नया सरफेस क्रिएट हो जाएगा। हेमिस्फीयर का जो ये पार्ट है, ये कितना बना देगा, 2πr², ठीक है, इक्वल टू 6a² प्लस 2π में से एक पाई निकल जाएगा, πr² बच गया, ठीक है। मेजरमेंट चाहो तो फिर कर दो, ठीक है। क्या है, 6 इंटू 7 प्लस 22/7। रेडियस कितना था बेटा, 7 ही था ना? नहीं, अब देखो रेडियस की बात आगे बेटा, क्या कहता है कि जो इसका डायमीटर है उसकी लेंथ के इक्वल है, तो रेडियस हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 7/2, 7/2 का स्क्वायर ना, इंटू 7/2, ठीक है। एक तो यहां से कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 7 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 3.5, ठीक है। 6 क्या था, 6a² है, a मीन्स 7 इंटू 7 प्लस πr², मतलब 22/7। r हो गया था हमारा 7/2 इंटू 7/2, 7 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हुआ, 11 आया, और 11 ये आ जाएगा हमारा कितना बेटा, 3.5। तो 11 इंटू 3.5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, करने की जरूरत है बेटा, चलो कर लेते हैं। 6 इंटू 49। अब एक चीज हम और देख रहे हैं बेटा, क्या कि देखो जो यहां है, इसका जो टोटल सरफेस है वही टोटल सरफेस हमको यहां भी दिख रहा है, इसमें भी वही होगा। हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं, तो ये कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है हमारे हिसाब से, ठीक है। बस आप इसमें सीधे ये लिख दो, डिवाइड भी मत करो, ठीक है, आप वैल्यू डाल दो, ठीक है, बस, इक्वल टू 6 इंटू 7 6a² हो गया, प्लस 22 भी नहीं, तो पाई पढ़ा रहने दो, पाई इंटू r कितना है, 3.5 आ जाएगा ना बेटा, 3.5 इंटू 3.5 πr² हो गया। फिर सिमिलरली 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पार्ट है ना बेटा। सिमिलरली ts ऑफ सेकेंड क्यूब, इसमें भी वही होगा, 6a² तो आएगा ही, और प्लस πr², इसमें भी वही लिख दो, 6 इंटू 7 प्लस पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब देखो दोनों का सरफेस एरिया सेम आ गया है, क्या आ गया बेटा, दोनों का सरफेस एरिया सेम आ गया, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन आई तो देखना दोनों का सरफेस एरिया सेम आ गया, एक से मान निकाला गया
और एक पे रखा गया, तो रखा गया और निकाला गया, दोनों बराबर हो गए। देखो मैथमेटिक्स का कमाल है, निकाला भी गया और दूसरे को दिया भी गया यहां से मटेरियल निकाल करके, लेकिन सरफेस एरिया देखो बेटा सेम आ रहा है? इसका भी सरफेस एरिया सेम ये आ रहा है 6 इंटू 7 प्लस पाई इंटू 3.5 इंटू 3 और इसका भी एरिया सेम आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखें, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो, जो रेशियो हमको चाहिए वो क्या आ जाएगा 6 इंटू 7 प्लस पाई इंटू, हमने कैलकुलेशन नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं बेटा ये कट तो जाएगा पूरा पूरा, फिर फायदा क्या है, क्यों अननेसेसरी कैलकुलेशन करके अपना समय अपना बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल टू हम 1/1 इक्वल टू 1/1 कह सकते हैं, यही हमारा आंसर हो गया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड पार्ट, दो ही पार्ट में बेटा, कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड फॉर्म। अब वॉल्यूम में फर्क पड़ जाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम में जितना कंटेंट है, कितना मटेरियल कंटेंट कर रहा है सॉलिड, उस पर डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की प्रॉब्लम है। इसका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, दो सॉलिड्स हैं क्या, एक तो हमारा क्यूब है और इसमें से स्फीयर है, स्फीयर निकाला गया, तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा और इसमें इनको दे दिया गया तो इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड, तो सेकंड पार्ट वॉल्यूम फॉर फर्स्ट सॉलिड कितना हो जाएगा, इक्वल टू ए क्यूब होता ना, पहले इस क्यूब का निकाले, पूरा पूरा हो गया ए क्यूब, और इसमें से मटेरियल कितना माइनस हो गया है, स्क्वायर निकल के बाहर चला गया, तो क्या करना है -4/3 पाई आर क्यूब होता है ना बेटा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बस इसी को हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ए मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, ए क्यूब हो गया, माइनस 2/3 पाई मीन्स 22/7, और रेडियस हमारा कितना आया था, इसके डायमीटर इसकी लेंथ साइड के इक्वल था, तो ये हो जाएगा 3.5, रेडियस हमारा 3.5, कितना पाई आर क्यूब 3.5 इंटू 3.5। कैसे करें बेटा, चलो कुछ तो करना पड़ेगा। 3.5 7 से यहाँ कैंसिल कर दो, ठीक है, 749 गुणे 7 माइनस और कुछ कट रहा है 2/3 ना 4, ठीक है, नहीं कट रहा कोई बात नहीं, और ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 होल अपॉन 3। कैलकुलेशन पे बेटा ध्यान दिए रहना, ठीक है। फिर क्या करें, 7 9 30 7 चौका 28 34, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 चौका 20 5 चौका 20 तो 22, 22 आए ना, इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 3, क्यों होल पे अपॉन 3 डाल देते हैं और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो सकता है कुछ चीज बन जाए, कोई बात, ठीक है। कॉमन ले लेना चाहिए था ना बेटा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा है, और तो कोई चारा है नहीं है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 का 9, 3 चौक 12 2 हाथ का 1, 3 का 9 1 10, इसमें बेटा 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3.5 का 3.5 से, तो 25 के 5 आता है 2, 5 से 15 2 17, 3 25 15 5 आता है 1, 3 का 9 1 10,
ठीक है, 5 7 12 1 2 1 2 डिजिट पे पॉइंट। ठीक है, चेक कर लो। 55 25 5 7 2 5 से 15 2 17 3 25 15 5 7 1 3 15 10 5 7 12 1 1 2 और 1। हाँ, कितना आ गया बेटा? 12.22 इंटू 12.25 तो होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 से, जिससे बेटा 20 से 12.2 को 22 से, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 4 1 5, 2 4, 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 4 1 5, 2 4, 2 1 2, 0 5 5 4 9 4 2 6 और 2, तो 5 4 5 9 4 2 6 और 2। ठीक है, पॉइंट कहाँ लगना है बेटा? 2 डिजिट पे, ये पॉइंट लग गया। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो है नहीं है? ये हो जाएगा इक्वल टू 1029.00 माइनस 269.50 होल अपॉन 3। ठीक है, 10 से 0 से 0 जाएगा 0, यहाँ बचा 10, 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 8, 18, 18 से हो जाएगा 9, यहाँ बचा 11, 1, 11 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 और 3 दूनी 6 1 7 3 3 5 15 3 3 9 और ये कितना आ जाएगा? 3 3 9 ना, और 3 पॉइंट 3 1 3 2 5 3 6 18 3 6 18। तो ये हो गया, इसको राउंड अप कर देते हैं, इसको 6 7 कर देते हैं। ठीक है, ठीक बेटा, ये इतना किसमें था मेजरमेंट? हमारे मेजरमेंट थे हमारे इसमें थे बेटा सेंटीमीटर में ना, किसमें थे मेजरमेंट? तो सेंटीमीटर में था मेजरमेंट, किसमें था? सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। फर्स्ट का आंसर आ गया 253.17, क्या 17 क्यूबिक सेंटीमीटर। सेकंड का निकाल लेते बेटा ऐसे ही। ठीक है, इसमें प्लस हो जाएगा, क्यों? उसका वॉल्यूम कुछ ज्यादा आएगा। वॉल्यूम क्या लिखें? वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड्स। कितना हो जाएगा? फार्मूला लिख लेना, ए क्यू प्लस 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये ए क्यू हमारा हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 और प्लस 2/3 पाई, पाई मीन्स 22/7 और आर मतलब 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, ठीक बेटा? ठीक, अब क्या करें? अब एक 7 को यहां से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 2/3 इंटू 5 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है 11। ठीक है, और इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब इसका भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 22/3 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, क्या काम ले ले बेटा? 7 काम में लेते हैं, 7 इंटू 7। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 7 बच गया, प्लस 22/3 बचा इंटू 7 5 जा 0.5 बचा, 7 5 जा 0.5 बचा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक,
इक्वल टू 7 इंटू 7, ठीक, और यहाँ बचा 7 और ये हो जाएगा प्लस 22 इंटू 0.25 अपॉन 3, ठीक है। 7 इंटू 7, यहाँ ऐसे ले लो, ये आ जाएगा 3 7 या 21 प्लस उसको मल्टीप्लाई करते हैं 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55, 5.50, ये हो गया, ठीक है। प्लस है तो आगे बढ़ा देते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 49 इंटू 21.5 26.50 बटे 3 इंटू है ना, कर सकते हो 3 2 8 5 13, आंसर तो होगा नहीं, ठीक है। आप पॉइंट में आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आंसर निकाल लो बेटा। 3 एकम 3, 3 और 24, 2 26 25, 3 और 24, 1 25, 10, 3 चौका 9, 1 10, 3 चौका 9 10, राउंड अप करके भी 8.83 आ रहा है, 49 इंटू 8.83, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर आएगा वही हमारा आ जाएगा बेटा सेकंड सॉलिड का, ठीक है। अब ये हो गया 8.83 है ना, 8.83 इंटू 49, 9 27 के 7, हाथ है 2, 9 72, 2 74 के 4, हाथ है 7, 9 72 और 7, 79, क्यों सही चला ना बेटा। 9 27 के 7 हाथ है 2, 9 72, 2 74 के 4, हाथ है 7, 9 72 और 7 79, 79, ठीक है। फिर 4 से करते हैं, 4 के 12 के 2, हाथ है 1, 4 के 32, 1 33 के 3, हाथ है 3, 4 के 32 और 3 35, फिर से चेक कर लो, 4 के 12 के 2, हाथ है 1, 4 के 32, 1 33 के 3, हाथ है 3, 4 के 32 और 3 35, 7 4 2 6, 9 4 13, 7 8 12, 1 13, 3 1 4, 4 6 ही आएगा ना, यहाँ 9 3 12 आएगा, 7 12 13, तो कहाँ लग जाएगा पॉइंट, 2 डिजिट पे, 2 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे, इक्वल टू 432.67 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसका 253 आ रहा था, ये आ गया बेटा, तो कुल मिलाकर के कैलकुलेशन में हो सकता है दिक्कत हो रही हो, आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया में जब हम बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया दोनों का सेम आ रहा था, क्यों, सरफेस एरिया यहाँ से सर्कुलर पार्ट गायब हुआ और यहाँ सर्कुलर पार्ट छिप गया, यहाँ ऊपर से आ गया सर्कुलर पार्ट हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस, यहाँ हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस बन गया, ठीक है। तो कर्व सरफेस दोनों सिचुएशन में सेम होगी, और जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ से वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चीज मटेरियल निकल के दूसरी तरफ चला गया और इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्यों, इसका जो क्यूब का वॉल्यूम था ही, उसके ऊपर जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ गया वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन नंबर 34 के दोनों पार्ट हो गए, 35 बच रहा है, लास्ट पार्ट है, हम लोग करते हैं, नोट कर लो बेटा। ये बेटा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और हौसला बनाए रखो, प्यार से करना है, ठीक है, कुछ समझ के करना है। स्टैटिक्स का क्वेश्चन है ये, स्टैटिक्स का क्या, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, मीडियन क्या बेटा, मीडियन दे रखा है, फॉलोइंग डेटा का जो मीडियन है वो दे रखा है 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है, फ्रीक्वेंसी एक्स है और किसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी वाई है, वाई एक्स और वाई की वैल्यू पता करना है, एक टोटल फ्रीक्वेंसी 100, ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को 100 बता रहा है, कितना बता रहा है 100, ठीक है। और डेटा इस तरीके से, क्लास इंटरवल 0 to 100 में की फ्रीक्वेंसी 2 है बेटा, ठीक है, 100 to 200 5 है, 200 to 300 x है, 300 to 400 12 है,
400 to 500 17 है, 500 to 600 कितना बेटा 20, 6 to 7 y, 700 to 800 9, 800 to 900 7, 900 to 1000 4। ठीक है, ये डेटाज हैं। नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 है, मीडियन 525 है, और पता क्या करना बेटा, x और y की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो जब हम जानते हैं बेटा कि जब इस तरीके की ग्रुपिंग होती है तो जो मीडियन होता है, मीडियन का फार्मूला, मीडियन पता करने के लिए हमको ये जानकारी होना जरूरी है हमारे पास, क्या, मीडियन इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n बाई 2 क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बाई 2। n क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो 100 दे रखा है। ठीक है, CF क्या है, मीडियन क्लास की जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, अभी हम बताते हैं। ठीक है, और F क्या है, मीडियन क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और H क्या है, क्लास साइज, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 200 में से 100 जाएगा तो 100 आएगा, तो H की वैल्यू बेटा यहाँ 100 आ जाएगी। अब आ गई बात कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे पता कर ले, तो हम क्या करते हैं, एक टेबल और बना लेते हैं बेटा इसमें है, ये दो चीजें दे रखी है, इसमें हम एक कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल जोड़ लेते हैं। तो पहले का तो हमारा बेटा 2 आ जाएगा, 2, और दूसरे का 5, सॉरी 2 और 5 कितना होता है 7, अगला जुड़ता जाता है ना, 7 प्लस x। ठीक है, और 7 में 12 जोड़ोगे तो 19 प्लस x आ जाएगा, 19, और इसका कितना आएगा, 19 में 17 जोड़ोगे 19, 10 29 7, 29 7 36, 36 प्लस x, 9 7 16 के 6 आता है, 1 2 3, इसमें जोड़ोगे बेटा तो ये कितना आएगा 36 और 20, 56 प्लस x, और ये कितना आ जाएगा बेटा 56 प्लस x प्लस y, और ये कितना आ जाएगा बेटा 56 में से जोड़ोगे कितना आएगा बेटा, और 15 65 प्लस x प्लस y। कैलकुलेशन ध्यान दिएगा ना बेटा, 65 7 72 प्लस x प्लस y, और 76 प्लस x प्लस y। ठीक है, ये लास्ट आ गया। जो लास्ट हमारा CF होता है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है। ठीक है, तो कर लें होता है, therefore from above n equal to 100 equal to 76 plus x plus y, or x plus y equal to कितना बेटा 100 minus 76 equal to 24। ठीक है, कितना आ गया बेटा 24, x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 24। एक तो इक्वेशन ये बन गई बेटा हमारी। अब देखो क्या देखा बेटा 525 हमको मीडियन दे रखा है, क्या दे रखा है, मीडियन 525। तो 525 कहाँ आएगा बेटा, हमारा 500 से 600 के बीच में 525 आएगा। तो ये जो हमारा ग्रुप है ये मीडियन ग्रुप हो जाएगा, ये जो क्लास है ये मीडियन क्लास हो जाएगा। समझने की कोशिश करो बेटा, 525 हमको दे रखा है, 525 क्या दे रखा है, मीडियन। तो मीडियन क्लास हमारा हो जाएगा 500 to 600 वाला। तो जो फ्रीक्वेंसी लेंगे बेटा हम f की जगह पे 20 रखेंगे, और जो CF लेंगे वो 36 प्लस x रखेंगे। तो ध्यान देना बेटा आपको, क्या ध्यान देना है कि जो यहाँ CF है बेटा, तो मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली जो CF होता है वही हम लेते हैं CF में। ठीक है, और क्या बेटा जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम ग्रुप वाली ले लेते हैं, f हमारा 20 ही आएगा।
ठीक है, और L की वैल्यू हमारी 500 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीडियन, मीडियन हमको दे रखा है 525, 525 इक्वल टू लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है हमारी 500 और प्लस n/2, n था हमारा 100/2 हमारा 50 आ जाएगा 50। अब माइनस CF इससे जस्ट पहले वाला, क्यों थोड़ा सा डेंस करके लिखना पड़ेगा, तो नजदीक नजदीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लोअर लिमिट क्या है हमारी बेटा 500, नहीं मीडियन, मीडियन हम लिख लेते हैं, मीडियन दे रखा है 525, 525 इक्वल टू लोअर लिमिट मीडियम क्लास की 500 प्लस n/2, n है हमारा 100 तो n/2 हो जाएगा हमारा 50 माइनस CF प्रीसीडिंग क्लास का प्रीसीडिंग डेटा 36 प्लस x माइनस करना था बेटा होल अपॉन क्या फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 20 इंटू क्रॉस साइड कितना बेटा 100 का, h है हमारा, h कितना है 100। बस इसको प्यार से सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू वहां रख देंगे, x प्लस वाई कितना आया था 24 आया था ना बेटा, ठीक है, वहां रख देंगे तो हमारा यहाँ ये है याद नहीं हुआ है, तो हमारा y की वैल्यू निकल आएगी। तो कैसे करें, सबसे पहले इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ये यहाँ 25 आ गया और 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 5 जाते हैं, यहाँ क्या बच गया बेटा 50 माइनस 36 माइनस x, ठीक है, सही चल रहा है बेटा, क्यों यहाँ मल्टीप्लाई था क्या है, ठीक है, तो यहाँ 2 से कैंसिल कर दिया, 5 बच गया। तो अब 50 जो ये है इसमें 5 से मल्टीप्लाई होना है, तो कैसे करें, 5 को मल्टीप्लाई, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दो टर्म है, 5 इंटू 50 हो जाएगा माइनस 5 इंटू 36 प्लस x, ठीक है, और या चलो इस स्टेप को अभी हम आपको ऐसे, ठीक है, डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, 500 इधर ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ बचा 25 ना, 25 बचा, यहाँ बचा 50 इंटू सॉरी 50 माइनस 36 प्लस x, ठीक है, और होल पूरे में 5 से मल्टीप्लाई। तो ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये चीज गायब हो गई, एक ही टर्म बचा है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई है, और इस 5 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ केवल 5 बचेगा, 25/5 इक्वल टू 50 माइनस 36 माइनस x। अब कुछ क्लियर हो गया ना बेटा, ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं, ठीक, तो ये यहाँ कितना बचा बेटा 5, ठीक है, और इक्वल टू 50 से 36 जाएगा, कितना बचेगा 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ से 4 में से 3 गया 1, माइनस x, ठीक है, माइनस x इधर ले आओ, यहाँ हो जाएगा x इधर 14 और 5 इधर जाएगा -5, तो x इक्वल टू हो जाएगा 14 में से 9 5 गया 9, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 9, x की वैल्यू क्या आ गई 9, और y की वैल्यू क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 24 है, तो लिख लो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्या लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 24। लिखें सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन, ठीक है। x प्लस वाई यानी 9 प्लस वाई इक्वल टू 24, तो y इक्वल टू जाएगा 24 माइनस 9 यानी 15। तो क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई थी 9 और y की वैल्यू आ गई 15। तो इस तरीके से हमने x और y निकाल लिया, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लिया, 9 आ गई और y की वैल्यू 15 आ गई है। डेट आज हमारे थे, क्लास लिमिट दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट कर लिया। क्यों, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। CF की हमको जरूरत पड़ती है इसलिए हमने CF में कैलकुलेट कर लिया। अब मेन ट्रिक जो यहाँ है कि मीडियन हमको 525 दे रखा है, तो मीडियन क्लास हमारा 500 to 600 होगा। और जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो जो CF लेते हैं तो वो प्रीसीडिंग लेते हैं। मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला CF होता है, वो CF वहां डालते हैं और फ्रीक्वेंसी की जगह पे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ही डालते हैं। और L क्या होता है, लोअर लिमिट। हाइट क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 35 होते होते सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया था हमको, उसका सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन करने थे, हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किए और खूब समझ के किया, खूब एंजॉय करके किया। थोड़ा सा टाइम लग गया, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप अकेले हाथ में करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं देना है। बड़े प्यार से संभल करके आगे बढ़ते जाना है और सेक्शन बी कंप्लीट करना है। 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन करके 20 में 20 यहाँ लाना। ठीक बेटा, बस आज के लिए इतना ही। आपने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बेटा।